हेलो बच्चों, चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और बच्चों ये चैप्टर कंप्लीटली इलास्टिसिटी पे ही बेस्ड है। वैसे इस चैप्टर का जो प्रीवियस वीडियो था बच्चों वो भी इलास्टिसिटी से ही रिलेटेड था, लेकिन वो जस्ट एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था। ठीक है, अभी इलास्टिसिटी से रिलेटेड समझने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे अभी। ठीक है, अभी इलास्टिसिटी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझना होगा कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं बच्चों, अगर मैं सबसे पहले स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब हिंदी मीनिंग होता है तनाव। समझ रहे हो ना? आजकल सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ तनाव चल ही रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे बूढ़ा इंसान है, चाहे कोई बच्चा है। इवन बच्चों की लाइफ में भी स्ट्रेस चल रहा है, हकीकत में बता रहा हूं। मैंने किसी एक छोटे से बच्चे के मुंह से एक बात सुनी, ये बात सुनी कि बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, उसके हाथ से मोबाइल ले लिया गया, उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। 5 और 6 साल का बच्चा है। तो वो बच्चा अपनी मम्मी को क्या बोल रहा है? वो बच्चा ये बोल रहा है कि मम्मी फोन दे दो, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो समझ रहे हो? अब वो कहाँ से जानता है कि मतलब उस बच्चे तक को भी पता है कि स्ट्रेस भी कोई चीज होती है। आजकल स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज हो गई कि हर किसी की लाइफ में घुसने में लगा हुआ है स्ट्रेस। ठीक है, जैसे आप लोग हो बच्चों, आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। अब आप लोगों की लाइफ में कहां से आया स्ट्रेस? भाई आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, मान लो 10 दिन बाद आपके एग्जाम है, तो उस एग्जाम की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, आपको तनाव हो रहा है, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहा है उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बच्चों। आपका एग्जाम हो सकता है, आपका टीचर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि क्या पता आपके टीचर ने आपका सिलेबस कंप्लीट ना कराया हो, जैसे मैंने नहीं करा रखा। ठीक है, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं आपके स्ट्रेस के लिए। लेकिन बच्चों चलो यहां पे जो ये स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में है, जो लाइफ हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को मीजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हम स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं, इस स्ट्रेस को मीजर किया जा सकता है। और यहां पे बच्चों ये जो सॉलिड बॉडी पे जो स्ट्रेस लगता है, उस स्ट्रेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। जब किसी सॉलिड बॉडी पे आप कुछ फोर्स लगाते हो, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब किसी सॉलिड बॉडी पे आप कुछ फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स की वजह से बच्चों उस बॉडी में कुछ डीफॉर्मेशन हो जाता है। तो वो डीफॉर्मेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही डीफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ध्यान बच्चों, वो जो डीफॉर्मेशन होता है, उस डीफॉर्मेशन के दौरान ही बॉडी, ये जो सॉलिड बॉडी होती है बच्चों, वो स्ट्रेस फील करती है। तो बच्चों सॉलिड बॉडी, कोई भी जो बॉडी है उस पर जो स्ट्रेस आता है वो किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से आता है। इस चीज को मतलब अपने दिमाग में बैठा दीजिए, जो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि स्ट्रेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्स की ही वजह से स्ट्रेस आता है, और जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उसकी वजह से बॉडी में डीफॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो ना? डीफॉर्मेशन होता है। तो डीफॉर्मेशन के ही दौरान क्या होता है बच्चों? बॉडी में स्ट्रेस आता है। अब देखो इसे मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हो सकता है मे बी अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। देखो बच्चों, यहां पे देखो, यहां पे ये एक स्लिंग है। ठीक है, इस स्लिंग से ये वायर यहां से लटक रहा है, ये एक थिन वायर है। ठीक है, और वायर यहां से फिक्स हो रखा है, और ये आपका स्लिंग है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो वायर है ये यहां से आराम से अभी क्या हो रखा है, ये बिल्कुल यहां सस्पेंड हो रहा है। इसकी लाइफ में अभी कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल ये मस्त हो रखा है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अचानक से क्या किया, ये जो थिन वायर था बच्चों, इसमें एक लोड, ये एक लोड को यहां सस्पेंड कर दिया। ये लोड है, तो इस लोड की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चों? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, लेकिन वो बॉडी बच्चों फिक्स होनी चाहिए। जैसे ये यहां से फिक्स हो रही है, ठीक है, फिक्स होनी चाहिए। देन उस बॉडी पे अगर आप, कोई फिक्स बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हो, तो उस फोर्स लगने से क्या होता है बच्चों? उस बॉडी में स्ट्रेस आने लग जाता है। लेकिन सबसे पहली बात ये, स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन बच्चों जब हम इस फोर्स को लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ डीफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डीफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जैसे ये फोर्स जैसे नीचे की तरफ लग रहा है ना बच्चों, तो ये जो थिन रॉड है ये डीफॉर्म होने लग जाती है। देखो डीफॉर्म कैसे करके हुई, देखो यहां पे देखो, ये बॉडी, ये इसका मान लो ये ओरिजिनल लेंथ है, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, ये वाला इसका ओरिजिनल लेंथ था। ठीक है, तो बच्चों ये इतनी डिफॉर्म हो गई, मतलब इसका लेंथ इतना चेंज हो गया, दैट इज डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ। तो इसकी लेंथ में जो चेंज आया बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ में क्या आया? चेंज आया। तो ये किसकी वजह से चेंज आया? ये जो लोड, ये जो बच्चों, ये जो लोड यहां पे सस्पेंड कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा था, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो थिन वायर थी या थिन रॉड थी, इसमें इलोंगेशन होने लगा। क्या होने लगा बच्चों? इलोंगेशन होने लगा। तो जब ये इलोंगेशन हो रहा था, जब ये डीफॉर्मेशन हो रहा था, उस दौरान इस बॉडी पे स्ट्रेस
आ रहा था, मतलब ये बॉडी स्ट्रेस फील कर रही थी। ये जो थिन वायर है ये स्ट्रेस फील कर रही थी, समझ रहे हो। अब देखो बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए इसे। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या चीज है, ये तो आपका अप्लाइड फोर्स है, ये तो आपका अप्लाइड फोर्स है, लेकिन जो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है आपका रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो बच्चों ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, देखो होता क्या है कि ये जो आपका थिन वायर है, इस थिन वायर के पास जो है बच्चों एक इलास्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि हर बॉडी के अंदर बच्चों एक इलास्टिक बिहेवियर भी होता है और एक प्लास्टिक बिहेवियर भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक इलास्टिक बिहेवियर है। अब जिस बॉडी के अंदर इलास्टिक बिहेवियर होगा बच्चों, अगर उस पर आप ऐसे कुछ मास सस्पेंड कर दोगे और इस फोर्स की वजह से अगर उसका इलोंगेशन हो रहा है, अगर इसका इलोंगेशन हो रहा है तो बच्चों ये जो इसके अंदर जो इलास्टिक बिहेवियर है, ये इलास्टिक बिहेवियर क्या करेगा बच्चों, ये जो इलोंगेशन हो रहा है इस इलोंगेशन को अपोज करेगा, इस इलोंगेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब यहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आ जाएगा। देखो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, इसका इलोंगेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। लेकिन जिस दौरान बच्चों यहां पे इलोंगेशन हो रहा था उस समय बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स भी एक्शन में था। मतलब ये जो वायर है बच्चों, ये जो थिन वायर है, ये ऊपर की तरफ क्या लगा रही है, रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहां पे जो इलोंगेशन हो रहा है बच्चों, इस इलोंगेशन को ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने वाला हूं कि जैसे जैसे ये इलोंगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चों ये रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता है। अब देखो जैसे यहां पे ये जो इलोंगेशन हो रहा है, एक टाइम के बाद इलोंगेशन ये रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि इलोंगेशन होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। एक टाइम के बाद ये इलोंगेशन रुक जाता है। अब ये जो इलोंगेशन यहां पे आकर के रुक गया है, इस इलोंगेशन को रोका किसने, एक्चुअल में बच्चों यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, इसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इलोंगेशन क्या होता है, रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है। देखो मान लो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये 10 न्यूटन है, क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला था, जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ेगा तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स कहां से आया बच्चों, क्योंकि इस वायर के पास क्या है, इस वायर के अंदर क्या इलास्टिक बिहेवियर है, इसी इलास्टिक बिहेवियर की वजह से ये रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे एक्शन में आ रहा है, समझ रहे हो ना, ये एक्शन में आ रहा है। तो जैसे जैसे ये इलोंगेशन बढ़ेगा ये रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ये 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन होता रहेगा। और ये फाइनली ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है बच्चों 10 न्यूटन के बराबर भी होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स लेट सपोज मान लो 10 न्यूटन है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स भी 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे का जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, जब ये रीस्टोरिंग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, मतलब 10 न्यूटन हो जाएगा, ये 10 न्यूटन मैंने अपनी तरफ से ये वैल्यू मान रखी है, ठीक है। जब ये रीस्टोरिंग फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यहां पे का इलोंगेशन रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि ये नीचे वाले फोर्स की वजह से इलोंगेशन हो रहा था और ये रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रहा था। ये रीस्टोरिंग फोर्स जब इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाता है बच्चों तो ये इलोंगेशन रुक जाता है। इतना समझ में आ गया। तो बच्चों ये जो स्ट्रेस है बच्चों, ये जो स्ट्रेस होता है वो उसका जो फॉर्मूला है रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। तो ये वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है बच्चों, यही रीस्टोरिंग फोर्स आपको यहां पे लेना है, यहां पे लेना है। और डिवाइडेड बाय ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे आपको लेना है, विच इज पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये सर्कुलर जो दिख रहा है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये यहां पे लेना है, विच इज पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए बच्चों ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, ये रीस्टोरिंग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होता है, इस अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होता है। तो फाइनली हम इस स्ट्रेस, ये जो फॉर्मूला है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन बच्चों अगर कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ये दो ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको इसमें टिक मारना है, ठीक है। एक्चुअल में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बच्चों जो आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस क्या होता है आपका, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो आपको रीस्टोरिंग फोर्स लेना पड़ता है, डिवाइडेड बाय एरिया लेना होता है। तो अब ये क्योंकि इलोंगेशन रुक गया है बच्चों, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये इस रीस्टोरिंग फोर्स के ही बराबर होता है, मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो अब ये इलोंगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों अभी भी इलोंगेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस इलोंगेशन को रोका किसने बच्चों, इस स्ट्रेस ने रोका है। स्ट्रेस की ही वजह से तो ये इलोंगेशन रुका है बच्चों।
तो स्ट्रेस क्या कर रहा है, इस इलोंगेशन को अपोज कर रहा था बच्चों, स्ट्रेस ही तो इलोंगेशन को अपोज कर रहा था। देखो जब यहां पे इलोंगेशन हो रहा था, इलोंगेशन हो रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर इंक्रीज होगा बच्चों तो स्ट्रेस भी तो इंक्रीज होगा। तो फाइनली रिस्टोरिंग फोर्स जब इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो गया तो यहां पे का इलोंगेशन क्या हो गया, रुक गया। अब ये इलोंगेट नहीं होगी, इसका जो लेंथ जो इंक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज होना रुक जाएगा। तो ये जो इलोंगेशन हो रहा था इसे अपोज कौन कर रहा था बच्चों, स्ट्रेस कर रहा था। तो स्ट्रेस देखो यहां पे काम की ही चीज है, स्ट्रेस कोई बेकार चीज नहीं है बच्चों। स्ट्रेस चाहे आपकी लाइफ में चाहे किसी और की लाइफ में है, स्ट्रेस का होना भी जरूरी है। जब लाइफ में स्ट्रेस आता है ना तो देन बच्चों हम जो है कुछ नई नई चीजों के बारे में सोचते भी तो हैं। मान लो स्ट्रेस हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी तो हम तलाशेंगे, कुछ नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे, समझ रहे हो। तो स्ट्रेस कोई बुरी चीज नहीं है, स्ट्रेस होना चाहिए लाइफ में, पर उस स्ट्रेस का सॉल्यूशन ढूंढना आपका काम है कि कैसे उस स्ट्रेस से फ्री होया जा सके, ठीक है। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता और ना ही बुक में इसे एक्सप्लेन किया गया है, बुक में भी इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा। देखो बच्चों दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमें ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है या ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है या ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। बच्चों आप ये चीज जो है ना बुक में भी डिस्कस नहीं कर रही है, बुक में कहीं इस चीज से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको ये वाला एरिया लेना है या ये वाला एरिया लेना है। क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो यहाँ पे फॉर्मूले में जो आ रखा है रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अभी मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये वाला एरिया बोला ना। लेकिन देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बच्चों। ये जो इलोंगेशन होता है ना, ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल क्या है बच्चों, इलोंगेशन है। ये इलोंगेशन बच्चों एक्चुअल में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जब आप इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करोगे ना, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इससे रिलेटेड, तो वहां पे बच्चों ये जो डेल्टा एल होता है, ये जो चेंज इन लेंथ होता है, ये जो इलोंगेशन होता है, ये मिलीमीटर में होता है। अब मिलीमीटर में भी कैसे होता है बच्चों, 0.10 मिलीमीटर, या 0.20 मिलीमीटर, या 0.30 मिलीमीटर, या 0.40 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो बच्चों ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये जो इलोंगेशन हुआ है, वायर का जो इलोंगेशन हुआ है, ये बहुत छोटा इलोंगेशन है, समझ रहे हो। तो इवन आपको ये आंखों से भी नहीं दिखाई देने वाला, समझ रहे हो ना। जब ये इसमें हमने ये मास सस्पेंड किया तो जब ये इलोंगेट हुई होगी तो ये आपको आंखों से भी नहीं दिखने वाला, ये हल्की सी स्ट्रेच हुई होगी, हल्की सी स्ट्रेच हुई होगी। तो बच्चों अगर कोई बॉडी अगर इतनी इलोंगेट हुई है, मतलब इसकी लंबाई अगर इतनी थोड़ी सी इंक्रीज हुई भी है, तो क्या आप खुद ही दिमाग लगाइए कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा, क्या इसमें कोई चेंजेस आया, क्या कोई चेंज आया होगा, कुछ डिफरेंस आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, नेग्लिजिबल डिफरेंस आया होगा। तो इसीलिए बच्चों ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए बुक में इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया गया, इससे रिलेटेड कुछ भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया। जस्ट यहां पे क्या लिखा गया है, देखो स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला लिखा गया, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लिखा गया, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लिखा गया। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय दिस एरिया, डिवाइडेड बाय दिस एरिया, तो ये जो दिस एरिया बच्चों, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इक्वल होता है। मैंने यहां पे ये टॉपिक क्यों छेड़ा बच्चों, जनरली होता क्या है कि जब आप किसी वायर को खींचते रहोगे, लंबा करते रहोगे, तो उसका लेंथ तो बड़ा होता रहेगा, लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता रहेगा ना, समझ रहे हो ना। लेकिन यहां पे जो लंबाई है बच्चों, ये जो डेल्टा एल, ये जो चेंज इन लेंथ है, ये जो इलोंगेशन है, ये बहुत छोटा इलोंगेशन है, ठीक है। तो इतने छोटे इलोंगेशन से इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड परेशान होने वाली जरूरत नहीं है कि ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है कि ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। आप कोई सा भी एक, दोनों ही सेम है, दोनों ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो ये फाइनली जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होगा। ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस अप्लाइड फोर्स के ही इक्वल होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, यहां पे जो आपका स्ट्रेस होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फोर्स को न्यूटन में मीजर किया जाता है और जो एरिया होता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में मीजर किया जाता है। तो फाइनली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी बोलते हो, इसे पास्कल भी बोला जा सकता है, ठीक है। समझ में आया इतना। देखिए बच्चों, ये टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है स्ट्रेस, लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो वो बच्चों, वो चीज है क्या चीज, देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है, ये जो है बच्चों विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए।
इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो आपने फोर्स अप्लाई किया, मैंने आपको क्या बोला था, आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। उस फोर्स से बॉडी में क्या होना चाहिए, डिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये डेल्टा एल का डिफॉर्मेशन हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ। लेकिन बच्चों ये जो डेल्टा एल है ये बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जब, क्योंकि अगर ये डेल्टा एल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो देन बच्चों ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है ये विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई नहीं होगा। देखो इस फोर्स को जो आपको अप्लाई करना है बच्चों, ये जो इसके अंदर जो इलास्टिक बिहेवियर है ना, इस इलास्टिक बिहेवियर का भी कुछ लिमिट होता है बच्चों। क्या होता है? लिमिट होता है, समझ रहे हो? तो उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। अब देखो बच्चों यहां पे ये जो फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई किया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो यहां पे जो लोड सस्पेंड कर रखा है, अगर मैं इस लोड को यहां से रिमूव कर देता हूं बच्चों, तो ये जो वायर जो यहां पे इलोंगेट हो रखा था, ये वायर अब अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर देगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर देगा। तो वो गेन सिर्फ तब करेगा जब आपने ये जो फोर्स अप्लाई किया है ये विद इन इलास्टिक लिमिट अगर अप्लाई किया है। तो आपको जो इसका इलास्टिक बिहेवियर है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब आपको बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप इसमें फोर्स लगा देते हो ना बच्चों, तो बच्चों इसमें जो इलोंगेशन आएगा वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है बॉडी। अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। फिर वो अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, यहां पे बहुत हैवी लोड अगर रख दोगे तो बॉडी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और अगर आप इस लोड को यहां से रिमूव भी कर दोगे ना, देन ये बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। यहां पे जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो इस तरीके से अप्लाई किया जाएगा कि वो फोर्स जो है विद इन इलास्टिक लिमिट रहे। जो इसका इलास्टिक बिहेवियर का जो लिमिट होता है उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसका इलास्टिक बिहेवियर यहां पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो देन ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? अब देखो बच्चों यहां पे जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कुछ टाइप्स भी होते हैं। अब देखो टाइप्स पढ़ लेते हैं। देखो स्ट्रेस आपका एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ही नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है। ओके, अभी जो मैं आपको ये जो थिन वायर से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा रहा था, जो स्ट्रेस पढ़ा रहा था, वही आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी होता है, वही आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है। फिर एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस बच्चों बॉडी में तब होता है, आपको एक बॉडी को क्या करना है, किसी लिक्विड के अंदर क्या कर देना है, मतलब डुबो देना है। किसी लिक्विड का एक कंटेनर, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है मान लो, और उस कंटेनर के अंदर आपको बॉडी को क्या कर देना है, डुबो देना है। बस वो स्पेरिकल बॉडी होनी चाहिए। देन उस लिक्विड की वजह से उस बॉडी पे क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो उस फोर्स की वजह से उस पर स्ट्रेस क्या होता है, बॉडी पे लगता है, ठीक है? तो ये उस स्ट्रेस को हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। एक टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को शियरिंग स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले बच्चों ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इसे मैं समझा देता हूं आपको। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को समझने के लिए वही हमें थिन वायर वाला ही एग्जांपल लेना पड़ेगा। थिन वायर एक सिलिंग से कनेक्टेड होगा, उस थिन वायर पे हमें फोर्स अप्लाई करना है, लोड अप्लाई करना है मतलब। तो देखो सबसे पहली बात बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस एक ही चीज होती है। तो देखो ये क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखा है। पहले मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। ये आपका सिलिंग है, ये आपका सिलिंग है, ये आपका एक थिन वायर है, ठीक है? ये आपका एक थिन वायर है और यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां पे एक लोड क्या कर रहा है, सस्पेंड हो रहा है, ठीक है? तो जिसकी वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो यहां पे बच्चों, यहां पे क्या होगा, इसकी वजह से यहां पे इलोंगेशन होगा ना। यहां पे क्या होगा बच्चों, इलोंगेशन होगा। ये डेल्टा एल का यहां पे इलोंगेशन हुआ और ये मास यहां पे सस्पेंड कर रहा था, ये एफ फोर्स लग रहा था, ठीक है? अब देखो यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस, इस ये जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, देखो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है फिजिक्स में, परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल को ही परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो कोई किसी भी बॉडी पे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखो ये इसका सरफेस है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलर ये फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से जो इस थिन वायर में जो स्ट्रेस आ रहा होगा, उस स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो लिखा है ना, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट नॉर्मली। तो ये तो देखो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये नॉर्मली एक्ट कर रहा है। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली,
एंड नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली ओवर एन एरिया ऑफ ए बॉडी, देन द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया। तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो एरिया होगा उसी को नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है। तो बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो ऑलवेज क्या होने वाला है, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होने वाला है। रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होने वाला है। बस यहाँ पे स्ट्रेस की जगह में क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आ जाएगा। एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो आप क्या करोगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो टेंसाइल, और इसी नॉर्मल स्ट्रेस को बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोला जाता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्यों बोला जाता है बच्चों, वो भी मैं समझा देता हूं। देखो यहां पे ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी फोर्स की वजह से तो यहां पे स्ट्रेस लग रहा है। लेकिन इस स्ट्रेस को आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। इसलिए बोल सकते हो क्योंकि बच्चों इसकी लेंथ की डायरेक्शन ये है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसी लेंथ के अलोंग लग रहा है, इसी लेंथ के अलोंग लग रहा है। देन इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस यहां पे क्रिएट हुआ है बच्चों, उस स्ट्रेस को आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो जो टेंसाइल स्ट्रेस किसे बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस किसे बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है बच्चों, ये जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है दो टाइप के होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर मान लो कोई वायर है, उस वायर पर आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से अगर उस वायर का लेंथ इंक्रीज हो गया तो आप उस स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस बोलोगे। और मान लो कोई वायर है, उस वायर पर आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से बच्चों अगर उसका लेंथ डिक्रीज हो गया, वो कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने का मतलब उसका लेंथ अगर डिक्रीज हो गया तो देन उस स्ट्रेस को क्या बोलोगे आप, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलोगे। समझ में आ रहा है। देखो जैसे यहां पे हमने फोर्स, यहां पे ये फोर्स लग रहा था, तो इस फोर्स की वजह से तो इसका लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसके लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इस स्ट्रेस को बच्चों, यहां पे जो स्ट्रेस आ रहा है, इस बॉडी पे जो स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस को आप टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। देखो इस वाले स्ट्रेस को आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल पा रहे हो, इसे नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल पा रहे हो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल रहे हो, और टेंसाइल स्ट्रेस भी इसे आप बोल सकते हो। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, किसी वायर की लेंथ में अगर वायर की लेंथ अगर इंक्रीज कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में, द स्ट्रेस सेटअप, जो स्ट्रेस वहां पे आएगा, सेटअप होगा, इस कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, उसे टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाएगा। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस उसे बोलते हैं बच्चों, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, देन स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये एक वायर है, अब ये वायर है, अब आपने इसमें इधर फोर्स लगा दे, इधर फोर्स लगा दे, तो ये क्या होने लग जाएगी बच्चों, ये इसका जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा ना, इसका लेंथ छोटा हो जाएगा तो ये कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाए हमने, तो ये कंप्रेस हो गया, इसका लेंथ क्या हो गया, ऐसे डेल्टा एल छोटा हो गया है, समझ रहे हो ना। तो इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाता है। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों आपका, देखो स्ट्रेस आपका एक, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो हो गया आपका। अब एक है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस और एक आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस को शियरिंग स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में बता देता हूं कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है। देखो बच्चों हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब जो स्ट्रेस बच्चों लिक्विड की वजह से होता है, किसी बॉडी में अगर लिक्विड की वजह से स्ट्रेस आ रहा है तो उस स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोला जाता है। अब देखो बच्चों मान लो, देखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी लेनी पड़ेगी। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए सॉलिड स्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन ए फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर। आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड के अंदर प्लेस करना पड़ेगा और वो लिक्विड क्या करेगा, उस पर कुछ प्रेशर लगाएगा। समझ लो ना, मान लो ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है बच्चों, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। हमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी को इस लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये लिक्विड क्या करेगा, ऐसे बाहर से ऐसे इस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो इस प्रेशर की वजह से बच्चों इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स है बच्चों इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है। देखो ये परपेंडिकुलर लगने में लगा हुआ है ये वाला फोर्स, ठीक है। बच्चों इस फोर्स की वजह से ये क्या होने लगेगी, थोड़ी कंप्रेस होने लगेगी, मतलब श्रिंक होने लगेगी। बहुत ज्यादा भी नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही होगी, बिल्कुल। तो इसका मान लो ये वाली जो बॉडी है बच्चों, ये वाली जो स्फेरिकल बॉडी थी, इसका वॉल्यूम क्या था, V था। तो जब बच्चों इस फोर्स की वजह से ये क्या होगी, कंप्रेस होने लगेगी, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज होने लगा। बहुत ज्यादा भी डिक्रीज नहीं होगा बच्चों, थोड़ा सा ही डिक्रीज होगा, नेग्लिजिबल जिसे कहते हैं, ना मात्र जिसे कहते हैं, बहुत थोड़ा सा ही डिक्रीज होगा। अब खुद सोचो बच्चों, अगर हम किसी लिक्विड के अंदर
किसी बॉडी को रख देते हैं तो लिक्विड उसमें प्रेशर तो लगाएगा, फोर्स तो लगाएगा, पर उस फोर्स की वजह से बहुत ज्यादा भी उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही डिक्रीज होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल डिक्रीज होगा। तो बच्चों उसका जो ये वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, दैट इज डेल्टा वी। ये क्या है आपका डेल्टा वी, ये वाला वॉल्यूम ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ा बहुत है, ठीक है। ये तो डेल्टा वी इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे का हाइड्रोलिक स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस निकालना है। तो बच्चों जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है आपका? रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। बच्चों स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ही रहेगा। अब यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है बच्चों वो क्या होगा? देखो ये तो अप्लाइड फोर्स है, ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है बच्चों? लिक्विड लगा रहा है। जिस कंटेनर, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड में हमने इस स्फेरिकल बॉडी को प्लेस कर रखा है। अब बच्चों यहां पे ये लिक्विड क्या कर रहा है? इस पे प्रेशर लगा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन बच्चों इस बॉडी के अंदर इलास्टिक बिहेवियर भी होगा, तो ये बॉडी भी क्या करेगी? ये बॉडी भी क्या करेगी बच्चों? ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी ना, ये भी तो अपोज करेगी ना। अगर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने में लगा हुआ है, तो ये भी तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। तो रिस्टोरिंग एक टाइम पे क्या होगा बच्चों? जैसे जैसे ये फोर्स है ना, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे इसका वॉल्यूम क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये भी इंक्रीज होता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, देन इसका वॉल्यूम डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो देन बच्चों जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है वो कैसे निकाला जाता है? ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया। तो बच्चों कौन सा वाला एरिया? इसका साइज तो क्या हो जाएगा? ये जो बच्चों इसका जो साइज है, ये जो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, तो इसका जो ये वाला जो सरफेस एरिया होगा ना बच्चों, ये वाला जो सरफेस एरिया होगा उसी को हमें यहां पे लेना है। तो ये सरफेस एरिया बच्चों, ये जो बाहर का जो आउटर सरफेस एरिया है और ये वाला जो सरफेस एरिया होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट इनकी वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि बॉडी में जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो थोड़ा सा ही डिफॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन भी नहीं होना चाहिए। यही एक तरीका होता है स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का, समझ रहे हो? तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन ए सॉलिड बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों उस बॉडी में क्या आएगा? उसके वॉल्यूम में चेंज आने लग जाएगा ना, विदाउट एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन उसके ज्योमेट्रिकल शेप में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से बच्चों पहले उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या था? स्फेरिकल था। और फोर्स लगने के बाद भी क्या है? जब फोर्स लगा तो उसका जो बच्चों वॉल्यूम था, वॉल्यूम तो थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप उसका अभी भी क्या है? स्फेरिकल ही है, ठीक है। तो कह रहा है अंडरगोस चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज आएगा बट विदाउट एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप ऑन अप्लाइंग द फोर्स। ये जो फोर्स है बच्चों परपेंडिकुलर है टू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। ये फोर्स कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये फोर्स कैसा है? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, हर सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। अब लिखा है देन रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बच्चों ये जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा इन द बॉडी इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसी को हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोला जाता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? जिसे हम सियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो सियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस एक ही चीज होती है, ये अलग अलग चीज नहीं होती है, एक ही चीज होती है। अब देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए मैंने यहां पे एक क्यूबिकल बॉडी कंसीडर की है। देखो क्या कह रहा है? देखो बच्चों यहां पे मैंने एक क्यूबिकल बॉडी कंसीडर की है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली। देखो बच्चों यहां पे जो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, जिस फोर्स की वजह से बॉडी डिफॉर्म होती है, इस बार हमें फोर्स को जो है टेंजेंशियली अप्लाई करना है। देखो पहले हम क्या कर रहे थे? फोर्स को परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था ना। देखो जैसे यहां पे भी फोर्स कैसा लग रहा था? ये परपेंडिकुलर लग रहा था, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था। और जब वो जो बच्चों आपका थिन वायर था उस पे भी जो हमने लोड सस्पेंड कर रखा था वो भी क्या कर रहा था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा था। याद आ रहा है कुछ? बस बच्चों यहां पे हमें फोर्स जो अप्लाई करना है इसे परपेंडिकुलर नहीं अप्लाई करना, उसे कैसे अप्लाई करना है? टेंजेंशियली अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? टेंजेंशियली। जैसे इसका ये जो ऊपर का जो इसका जो ऊपर का जो ये फेस है ना, देखो एक तो ये बॉटम फेस है, ये नीचे वाला फेस है। तो ये बॉटम फेस तो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ये बॉटम फेस इसका फिक्स है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों, कोई भी बॉडी जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी फिक्स होनी चाहिए। बॉडी जब फिक्स होगी और उस फिक्स बॉडी पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म होगी। अगर बॉडी फिक्स ही नहीं होगी तो उस फोर्स से वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, वो मूव करने लग जाएगी। समझ रहे हो ना? वो डिस्प्लेस होने लग जाएगी, आगे भागने लग जाएगी। मान लो यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है,
एक ग्राउंड में रखिए, इसमें अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी आगे 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 ये स्ट्रेट लाइन मोशन करने लग जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों हमें क्या करना है, उसे फिक्स कर देना है। तो ये यहां से इसका जो बॉटम फेस है बच्चों, ये फिक्स हो रखा है, ये वाला जो बॉटम फेस है ये इसका फिक्स हो रखा है। हमें क्या करना है, फोर्स जो एक्ट करना है वो टेंजेंशियली एक्ट करना है। तो देखो परपेंडिकुलर, इस बार हमें सरफेस फोर्स को जो है परपेंडिकुलर नहीं लगाना है, हमें टेंजेंशियली लगाना है। टेंजेंशियली मतलब ऐसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है फोर्स, ठीक है। यहां पे लगा लीजिए या यहां पे लगा लीजिए। तो ये इसका बॉटम फेस है, ये इसका टॉप फेस है, ये वाला इसका टॉप फेस है। तो कोई यहां पे डेफिनेशन क्या कह रहा है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली, हमने इसके सरफेस के अलोंग लगाया। ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है ना, टॉप फेस, इसके अलोंग लगाया, ऐसे लगाया। सरफेस ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों होगा क्या, इस फोर्स के लगाने से इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसका शेप चेंज हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। तो शेप कैसे चेंज होता है देखो बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूं। शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, देखो ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस तरीके से शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बच्चों ये वाला जो इसका प्लेन था ना, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या होता है, ऐसे थीटा एंगल, ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल क्या हो गया, ऐसे इंक्लाइंड हो गया। ये थीटा एंगल क्या हो गया, बैंड हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से ये वाला भी क्या होगा, ये भी बच्चों, ये थीटा एंगल क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है। ये थीटा एंगल इंक्लाइंड हो जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो क्या हो रहा है, ये जो आपने फोर्स टेंजेंशियली एक्ट किया है उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप चेंज होने लग जाता है विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। देन स्ट्रेस सेटअप इन द बॉडी इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो यहां पे हमें ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है इसी को शियरिंग स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो बच्चों ये जो फोर्स आपने लगाया है, ये जो फोर्स आपने लगाया है, तो इस फोर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर है। अगर आप इसमें फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर भी तो है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, ये जो थीटा एंगल है यहां क्या हुआ है, ये बैंड हो गया, ऐसे थीटा एंगल ऐसे बैंड हो गया है। लेकिन बच्चों ये हमेशा तो बैंड नहीं होता रहेगा ना, एक टाइम के बाद ये जो ये डिस्प्लेस हुआ है, इसका डिस्प्लेस रुक जाएगा। क्यों रुका है, क्योंकि बच्चों ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है बच्चों, ये जो आपका ये वाला जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। और ये जो एरिया होता है, एरिया कौन सा होता है बच्चों, ये वाला जो ये जो टॉप फेस है ना इसका, ये वाला जो टॉप फेस है इसका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया हमें यहां पे लेना है। और ये वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स लीजिए चाहे ये अप्लाइड फोर्स लीजिए, एक ही चीज है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। तो यहां पे आप अप्लाइड फोर्स भी ले सकते हो और रिस्टोरिंग फोर्स भी ले सकते हो। बस ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया जिस सरफेस के टेंजेंशियली लग रहा है, इस सरफेस के ऐसे टेंजेंशियली लग रहा है ना, तो यही वाला हम ऊपर वाला सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस एक ही चीज है, दोनों का फॉर्मूला एक ही चीज है, ठीक है, ये अलग अलग चीज नहीं है। अब देखो बच्चों ये टेंजेंशियल स्ट्रेस तो हो गया है आपका कंप्लीट। अब है आपका बच्चों स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, देखो स्ट्रेन को समझते हैं बच्चों। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक्चुअल में आपका डिफॉर्मेशन है। मान लो किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो बॉडी डिफॉर्म हो रही है। बॉडी अगर ज्यादा डिफॉर्म हो रही है तो वो ज्यादा स्ट्रेन हो रही है, अगर वो कम डिफॉर्म हो रही है तो कम स्ट्रेन हो रही है। समझ रहे हो ना? तो जो स्ट्रेन होता है मतलब कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेन हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने आपको जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेन होता है बच्चों, उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो डिफॉर्मेशन है। बॉडी का डिफॉर्मेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है, पर थोड़ा सा ही डिफॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो डिफॉर्मेशन होता है वो फोर्स की वजह से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, जो ये स्ट्रेन होता है, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फोर्स की वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। अब देखो बच्चों, अगर आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना तो स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर आप बच्चों फोर्स लगाओगे, बॉडी में फोर्स लगाओगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने लग जाता है। अब बच्चों कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हुआ है किसी बॉडी का, वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी हो सकता है। मान लो अगर लेंथ के टर्म्स में हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो हम ये डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डेल्टा, ये दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरीके से भी मान लो कोई थिन वायर है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये आपका थिन वायर है, इस पे आपने ये एफ फोर्स लगा रहे हो, ये यहाँ हमने मास सस्पेंड कर रखा है, तो इसमें ये डेल्टा एल का इलोंगेशन हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, जैसे ये डेल्टा एल का यहाँ पे इलोंगेशन हुआ है, तो बच्चों
अगर आपको यहां पे स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करोगे, ये उसका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से लेकर के यहां तक क्या हुआ, लेंथ में चेंज हुआ, तो ये आपका उसका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है। और ये बच्चों ये उसका मान लो ये ओरिजिनल लेंथ है, ये कैपिटल एल, ये क्या है उसका ओरिजिनल लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक इसका ये ओरिजिनल लेंथ है। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्ट्रेन हो जाएगा। लेकिन इस वाले स्ट्रेन को बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है। कौन सा स्ट्रेन बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है। एक्चुअल में बच्चों स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह में आप डायमेंशन भी लिख सकते हो, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन भी लिख सकते हो। किसी किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा है, किसी में इस तरीके से भी लिखा है, इसलिए मैंने ये दोनों ही फॉर्मूले लिखा दिया आपके। स्ट्रेन का बच्चों कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, ठीक है, ये यूनिट लेस होता है। अगर हम स्ट्रेन के टाइप्स की बात करें बच्चों, तो स्ट्रेन क्या होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, एक आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और एक आपका सियरिंग स्ट्रेन है। तो सबसे पहले अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं तो उसके लिए आपको एक थिन वायर लेना पड़ेगा। अब लेट सपोज इसका लेंथ जो है एल है बच्चों, इसका लेंथ एल है, हमने यहाँ पे मास सस्पेंड कर रखा है, इसकी वजह से इसका लेंथ में कुछ चेंज आया, दिस इज डेल्टा एल, ठीक है, ये इलॉन्गेशन हुआ डेल्टा एल। तो बच्चों जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है बच्चों इन टर्म्स ऑफ लेंथ की टर्म्स में चेंज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है बच्चों, ये कौन सा स्ट्रेन होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, क्योंकि हमने जो ये फोर्स अप्लाई किया है इस लेंथ की डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है। लेंथ की डायरेक्शन ये है ना, हम अलोंग इट्स लेंथ, इस लेंथ के अलोंग क्या कर रहे हैं, इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। हमेशा याद रखना बच्चों, जो चेंज इन लेंथ होगा उसे हम किससे किससे डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करेंगे। तो इस चेंज इन लेंथ को जो है हमें इस ओरिजिनल लेंथ के साथ कंपेयर करना होता है। तो इससे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि जो पर यूनिट लेंथ है बच्चों, जो पर यूनिट लेंथ है उस पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आया, उस पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आया, जो जो भी हमें इसे सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये स्ट्रेन के टाइप है बच्चों, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, एक सियरिंग स्ट्रेन होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब, मान लो कोई बॉडी है, ये स्पेरिकल बॉडी अगेन, तो यहां पे बच्चों हमने क्या किया है, इस स्पेरिकल बॉडी को एक कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या बच्चों, लिक्विड भरा हुआ है, यहां लिक्विड भरा हुआ है, तो इस लिक्विड के अंदर हमने यहां प्लेस कर रखा है इसे, ठीक है, डुबो रखा है यहां। तो लिक्विड क्या कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है बच्चों, फोर्स लगा रहा है, ऐसे प्रेशर लगा रहा है, या फोर्स भी बोल सकते हो आप, फोर्स लगा रहा है, प्रेशर की वजह से फोर्स बनेगा यहाँ पे, ये फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में बच्चों ये जो आपका स्पेरिकल बॉडी था इसका वॉल्यूम कितना था, V था। तो ये जब प्रेशर लगेगा तो प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम है, क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन आपका क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो बच्चों जो चेंज आ रहा है वो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, तो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है आपका, ये जो इसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है ना, तो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये वाला ओरिजिनल वॉल्यूम उसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम करेंगे, तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रेन मिलेगा बच्चों, इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस तरीके से निकाला जाता है। लास्ट है आपका सियरिंग स्ट्रेन। देखो सियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा एनसीईआरटी से भी समझा देता हूँ। देखो बच्चों, इस सियरिंग स्ट्रेन के लिए यहां पे मैंने एक क्यूबिकल बॉडी ले रखी है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स सरफेस ऑफ द क्यूबिकल बॉडी गेट्स टर्न्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। देखो बच्चों, ये एक क्यूबिकल बॉडी है और इसका जो बॉटम फेस है बच्चों, ये वाला जो इसका बॉटम फेस है ये फिक्स हो रखा है, ठीक है। बॉटम फेस इसका फिक्स होना चाहिए। हम यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो इसका ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है, यहाँ पे टेंजेंशियली हम ये एक फोर्स लगा रहे हैं। तो बच्चों जब हम ये फोर्स लगाएंगे, ऐसे हमने इस फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज एंगल इन रेडियन। देखो यहाँ पे ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला थीटा एंगल। तो बच्चों ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, मैं इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये ए बी सी और डी, ये वाला जो प्लेन है बच्चों, ये वाला जो प्लेन है, ये जो बॉटम फेस है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो प्लेन है इस बॉटम फेस के परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच
अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस ऑफ द क्यूबिकल बॉडी। बच्चों एक प्लेन यहां पे, ये वाला प्लेन की बात कर रहे हैं, ये वाला प्लेन, ये जो है परपेंडिकुलर है टू द फिक्स्ड सरफेस। ये जो फिक्स्ड सरफेस है, ये फिक्स्ड जो सरफेस है बच्चों, इस फिक्स्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन है। तो ये वाला जो प्लेन है बच्चों, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है थीटा एंगल क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। देखो इट इज डिफाइंड एज एंगल गेट्स टर्न अंडर द इफेक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से बच्चों क्या हो रहा है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है थीटा एंगल क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। देखो यहां पे ये प्लेन ये था, ये देखो यहां पे बच्चों ये थीटा एंगल क्या हो गया, टर्न हो गया, ये थीटा एंगल टर्न हो गया। तो बच्चों ये जो थीटा एंगल है ना, इसी एंगल को क्या बोला जाता है, सियरिंग स्ट्रेन बोला जाता है। इसी एंगल को सियरिंग स्ट्रेन बोला जाता है। अब इस सियरिंग स्ट्रेन को बच्चों, ये जो थीटा, इसे हम कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए यहां पे एक बहुत प्यारी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है। देखो लिखा है यूजुअली थीटा इज वेरी स्मॉल। बच्चों यहां पे ये थीटा एंगल का डीफॉर्मेशन हुआ है, जब हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया बॉडी में, तो बॉडी में जो डीफॉर्मेशन हुआ, थीटा एंगल का डीफॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये जो थीटा एंगल होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि इट इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, ये जीरो के बहुत क्लोज होता है। इसकी वैल्यू जो होती है, मतलब जो थीटा एंगल है, जीरो के बहुत क्लोज होता है, इसीलिए यहां पे थीटा इज वेरी स्मॉल लिखा है। तो थीटा बच्चों जब बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, देन tan थीटा इज नियरली इक्वल टू एंगल थीटा। तो ध्यान बच्चों, ये जो tan थीटा की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो थीटा के ही इक्वल हो जाती है, थीटा के ही इक्वल हो जाती है। लेकिन ये थीटा किस में होना चाहिए बच्चों, रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए, देखो रेडियन में होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ भी, इट इज डिफाइंड एज एंगल इन रेडियन। ये जो एंगल है बच्चों, ये जो थीटा है ना, ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये एक्चुअल में थीटा बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पे जो डिफॉर्म हुई है बॉडी, थीटा एंगल डिफॉर्म हुई है, तो ये थीटा एंगल इज वेरी स्मॉल। तो देन क्या होता है बच्चों, ये जो थीटा, tan थीटा की जो वैल्यू होती है, इज नियरली इक्वल टू एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा ऑलमोस्ट जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है। रेडियन में बात कर रहा हूं मैं, ये जो थीटा को है हमें रेडियन में मीजर करना है, तो जो भी इसकी रेडियन में वैल्यू होगी, वो किसके इक्वल होती है बच्चों, ऑलमोस्ट इस tan थीटा की वैल्यू के ही इक्वल होती है। अब tan थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो उसके लिए तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल हम इसे कंसीडर करेंगे। ये वाला देखो, ये वाला आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों ये जो इसका बॉटम फेस है और ये जो इसका टॉप फेस है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक, ये बॉटम फेस, ये वाला बॉटम फेस और ये वाला इसका टॉप फेस, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल एल है। अब बच्चों यहां पे इसने ये थीटा एंगल क्या हुआ है, थीटा एंगल ये टर्न हुआ है, थीटा एंगल टर्न हुआ है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये बॉडी क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है। तो ये वाली जो लेंथ है बच्चों, ये वाली लेंथ डेल्टा एक्स है। क्या है, डेल्टा एक्स। तो यहां पे मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ। तो अगर मैं बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले ही बोल देता हूं। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, तो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा एक्स है, डिवाइडेड बाय बेस है। तो बच्चों ये जो tan थीटा है, यहां पे देखो स्टार्टिंग में लिखा है थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो tan थीटा जो होता है नियरली एंगल थीटा के ही इक्वल हो जाता है, इस नियरली इस एंगल थीटा के इक्वल हो जाता है। तो देन हम tan थीटा को बच्चों, tan थीटा की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, थीटा लिख दूंगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। तो बच्चों ये जो थीटा है, इस थीटा को ही सियरिंग स्ट्रेन बोला जाता है। तो फाइनली इस थीटा की जगह में यहां पे मैंने ये सियरिंग स्ट्रेन लिख दिया। तो सियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एल है। तो इस तरीके से सियरिंग स्ट्रेन निकाला जाता है। ये दिस इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ओरिजिनल लेंथ। इसका जो ओरिजिनल लेंथ था यहां से लेकर के यहां तक था, तो इसमें कोई चेंज थोड़ा ना है, ओरिजिनल लेंथ तो वही है उसका, बस यहां पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में यहां से लेकर के यहां तक चेंज आया। अब देखो मैंने तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में कुछ इसे इस तरीके से समझा रखा है। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में देखो ये सिलेंडर ले रखा है, मैंने तो ये वाला फिगर बनाया था ना, तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से सिलेंडर बना रखा है। यहां से लेकर के ये इसका बॉटम फेस है, ये इसका टॉप फेस है, इसका बॉटम फेस फिक्स है। यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना दे रखा है, एल दे रखा है। अब देखो ये जो बॉडी है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्प्लेस हो गई, ये थीटा एंगल क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। थीटा एंगल मतलब ये क्या हो गई, टर्न हो गई। अब बच्चों यहां से लेकर के यहां तक ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ ये बॉडी। तो ध्यान बच्चों, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ये एल लेंथ, ये वाली एल लेंथ। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे वही तो लिखा है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज नियरली इक्वल टू एंगल थीटा। समझ रहे हो, देखो यहां पे लिखा भी है कि इफ थीटा इज 10 डिग्री, बच्चों अगर
थीटा की वैल्यू 10 डिग्री के बराबर होती है, देन क्या होता है बच्चों, देयर इज ओनली 1% डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड टेन थीटा। अगर मान लो थीटा बच्चों 10 डिग्री है, तो ये जो डिग्री है इसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी और जो भी टेन थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों वो ऑलमोस्ट सेम होती है, उसमें सिर्फ 1% का ही डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। इसीलिए टेन थीटा की जगह में आप थीटा भी लिख सकते हो, टेन थीटा की जगह में यहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हो, इसकी जगह में थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल हो जाएगा। और इसी थीटा को क्या बोला जाता है बच्चों, डेफिनेशन क्या कह रही है, इसी एंगल थीटा को क्या बोला जाता है, शियरिंग स्ट्रेन बोला जाता है। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों वो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड होगा। तो एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन आना चाहिए, तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जब मैं आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताऊंगा ना तो वहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। थोड़ा सा टॉपिक आसान है, चैप्टर आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।